चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमने सब्जेक्ट लिया है राइनाइटिस। ठीक है, राइनाइटिस के बारे में जानते हैं और साथ में हम लोग जानते हैं कि हमारा लंग्स का रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है और उसका लिंक अपर रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम से कैसे कनेक्ट होता है। ये दोनों चीज आज हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राइनाइटिस की। जब राइनाइटिस आता है तो राइनाइटिस का मतलब होता है राइनस मेम्ब्रेन यानी म्यूकस मेम्ब्रेन के माध्यम से लगातार पानी का टपकता रहना। ठीक है, कई रुमाल गीले हो जाते दिन भर में। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस दो कंडीशन होती है दोस्तों। जब कभी भी कोई एलर्जिस म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है वो सीधा, आप याद रखिएगा, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन क्रिएट करती है। जितनी भी नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में क्रॉनिक स्नीजिंग होती है। अगर नॉन एलर्जिक राइनाइटिस होगी तो बहुत ही पुराने समय से स्नीजिंग होती रहती है या कंजेस्टेड होती है। आप जब ऑब्जर्वेशन करते हैं नोज को प्योरली कंजेस्टेड नजर आता है, ड्रॉपी नोज होती है यानी पोस्ट नेजल ड्रिप से वहां पर लगातार म्यूकस से लिक्विड निकलता रहता है जो ड्रॉप होता रहता है बिना कोई कारण के, कोई स्पष्ट कारण होता ही नहीं है। ठीक है, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के जो लक्षण होते हैं दोस्तों, बिल्कुल है फीवर जिसको आप कहते हो एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, उस है फीवर यानी एलर्जिक राइनाइटिस के बिल्कुल समान आपको देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों कोई भी एलर्जिक रिएक्शन के कोई ज्ञात एविडेंस उपस्थित नहीं होता है। यानी आप अगर किसी पेशेंट को अगर आपके पास आया और उसने बोला कि आपको पर्टिकुलर राइनाइटिस है
यानी आपको स्नीजिंग हो रही है, उसको पोस्ट नेजल ड्रिप हो रही है, लगातार फीवर बना हुआ है, चिल्स बनी हुई है, ठीक है, वो बोलता है, लेकिन आपके पास कोई ना उसके पास ना आपके पास कोई प्रूफ है कि भाई इसको एलर्जी किस कारण से हो रही है। इसीलिए नॉन एलर्जिक राइनाइटिस हमेशा याद रखने का चिल्ड्रंस और एडल्ट दोनों को अफेक्ट करती है दोस्तों। इसलिए जैसे कोई व्यक्ति 20 ईयर्स के एज के बाद आता है, बहुत ज्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा, जब आप नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम का आना अलग अलग होता है, ठीक है, जिसमें कुछ ऑर्डर्स, यानी आप कहीं पर गए और कोई विशेष खुशबू आई, आप देख लो दोस्तों, उसको राइनाइटिस हो जाएगा। एयर में मौजूद कोई इरिटेंट्स हो जो उसको अफेक्ट करते हैं, अगर वो उस एरिया में गया जहां पर वो इरिटेंट मौजूद है, तुरंत उसको हो जाता है दोस्तों। वीकनेस, यदि याद रखना दोस्तों, जब वीकनेस होती है बॉडी में, इम्यूनिटी पावर कम होता है, तो किसी भी वेदर का जब चेंज होता है, वो वेदर का चेंज वो एसेंड नहीं कर पाता, यानी एडजस्ट नहीं कर पाता। इसी कारण से कुछ मेडिकेशंस होते हैं, आप देखते हो बहुत सारे टीवी सीरियल्स में या पर्टिकुलर पिक्चरों में बताया जाता है कि कुछ मशरूम से रिएक्शन है, फलानी रिएक्शन है, उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी याद रखिएगा, कुछ मेडिकेशंस होते हैं जिसका डायरेक्ट लिंक होता है, कुछ फूड्स होता है खाने का, कुछ फूड्स का भी लिंक होता है, कुछ क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस होती है जो भी इंक्लूड होती है, जिसका भी सीधा संबंध राइनाइटिस से होता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब आप कॉज पे जाओगे तो प्रैक्टिकली आपको कॉज का पूरा रिलेशन समझ में आता है। यानी कोई एलर्जिक कंडीशन यदि हार्मफुल होती है हमारे शरीर के लिए, तब हमारा इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एक रिएक्शन क्रिएट करता है दोस्तों, वही एलर्जिक राइनाइटिस को कॉज करता है, याद रखिएगा। इसीलिए इसके परिणाम स्वरूप सेल में कई प्रकार के केमिकल रिलीज होते हैं, जो कि हमारी नोज की जो इनसाइड लेयर होती है, जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं दोस्तों, उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। और यही कारण है दोस्तों, जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन स्वॉलन हो जाती है, यानी इन्फ्लाम्ड हो जाती है, और उस कंडीशन से जो कॉमन एलर्जेंस है, वो वहां पर जब स्वॉलन होकर ज्यादा मात्रा में म्यूकस को प्रोड्यूस करने लगेगी, वो एलर्जेंस जो कॉमन एलर्जेंस होते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस को कॉज करते हैं, वो आपको मोशन चेंज के साथ, जैसे पोलेंस, ठीक है, इससे वाली होने वाली एलर्जिक राइनाइटिस को ही हम है फीवर कहते हैं। जैसे ही मौसम चेंज हुआ, एलर्जेंस नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन में टच हुए, आप देखिए एलर्जिक राइनाइटिस डेवलप हो जाता है। जैसे ही मोल्ड स्पोर्स, ठीक है, मोल्ड स्पोर्स, हाउस डस्ट माइट्स, स्किन के फ्लैक्स, या यूरिन या सैलावा के कुछ ड्रॉपलेट कुछ जानवरों के जो स्पेशल कहीं पर लगी हो और आप उसको टच करके स्मेल कर लेते हैं, वो राइनाइटिस का कारण बनते हैं। इससे दो चीज आपको सीखने को मिलेगी आज के राइनाइटिस के सब्जेक्ट से। पहले, जितनी भी एलर्जीज होती है नोज के माध्यम से रिकवर कर सकते हो आप, माइंड करना इस बात को। इसलिए प्रोटोकॉल नेजल ड्रॉप आज आपको सिखा रहा हूं। दूसरा प्रोटोकॉल नया फीडबैक राइनाइटिस के लेवल पर स्मेल का मैं सिखा रहा हूं दोस्तों। जहां जहां मुझे जो जरूरत लग रही है वो मैं आपको बताते चला जा रहा हूं। याद रखना दोस्तों, जब कभी भी कोई एलर्जेंस आपके बॉडी में आ रहा है, तो दो तरीके से बाहर कर सकते हो, या तो ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करके, या रेस्पिरेटरी सिस्टम में जहां पर भी जिस ऑर्गन की तरफ आपको मेडिसिन को भेजना है, वहां पर इन्फेक्टिव मटेरियल को क्लियर करने वाले एंटी इन्फेक्शियस मेडिसिन का स्मेल दे दीजिए आप। पर्टिकुलर उस ऑर्गन के लेवल पर जहां आपको भेजना, उस ऑर्गन के स्ट्रक्चरल मेडिसिन ऐड कर दीजिए या फंक्शनल मेडिसिन ऐड कर दीजिए। यदि आप फंक्शनल इंटरनल दे रहे तो स्ट्रक्चर ऐड कर दीजिए, ठीक है, आप देकर देखिए। मेरा मानना है दोस्तों, C13 का स्मेल इस तमाम रेस्पिरेटरी लेवल पर P1 C1 या C13, इट्स अ मास्टर प्रोटोकॉल। यहां पर S10 F2 A1 C1 W बताया है, ठीक है। C1 या C13 दो ऐसी मेडिसिन है जो डायरेक्ट नेजल लेवल पर काम करके कंप्लीटली क्योर करने का काम करती है। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, टिपिकली जब सिम्टम आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन कीजिएगा कि मुझे नेबुलाइजर में या पर्टिकुलर जो स्मेल थेरेपी देना है, S10 F2 A1 C1 W का प्रयोग करना है या नहीं करना। याद रखना दोस्तों, दो चीज दे दो आप,
एक आप नेजल ड्रॉप दे दो, एक आप वहां स्मेल दे दो, दोनों डिफरेंट है ना। यहाँ S10 F2A1 C1WE या C13WE, जो क्रॉनिक केस आएगा आप C1 को सीधा C13 कर दीजिएगा, S10 F2A1 C1W D4 में स्मेल करिएगा, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आएगा। जितनी भी इन्फेक्शन से सारा सबसाइड होगा। इवन इसी प्रोटोकॉल को आरएस में बना के दोगे, फोरहेड पर अप्लाई कराओ, जो फीवर आ रहा है वो भी सबसाइड हो जाएगा। याद रखना, जो फीवर आ रहा है वही सबसाइड। अब होता क्या है ना, हमारे ग्रुप में कई 10 दिमाग के लोग हैं, है ना। कई लोगों ने प्रैक्टिकल गुण है, वो लोग प्रैक्टिकली करा करते हैं और उसका बेनिफिट एज को मिलता है। ये ऐसे ही डॉक्टरों के द्वारा प्रूवन है। वो कहते हैं सर इसका तो मल्टीपल यूज किया हमने, नेबुलाइज भी किया, हमने स्मेल भी कराया और फोरहेड पर अप्लाई कराया, तीनों के रिजल्ट 90 95% हमको देखने को मिले। ठीक है, ये उनका वक्तव्य है। और जब मैंने इसको फिर से प्रैक्टिकल यूज किया अपने पेशेंट्स के लेवल पर, तो अभी मौसम चेंज हो रहा है, गर्म ठंडा, बहुत ज्यादा वेदर की इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही है। मैंने पेशेंट पे यूज किया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, इसलिए मैं उनको अप्रिशिएट करा कि नहीं वाकई में आपने बिल्कुल सही प्रयोग किया है। ठीक है, तो टिपिकली जब आप कॉज देख लोगे, एलर्जिक राइनाइटिस के जैसे जितने भी सिम्टम उत्पन्न होते हैं, उनमें सबसे पहला सिम्टम होता है सुबह से उठा या दिन में कभी भी स्नीजिंग होना। ठीक है, दिन भर छींका करता है दोस्तों, और लगातार पॉक्स नेजल ड्रिप होती रहती है, यानी नोज के पोस्टीरियर पार्ट से लगातार पानी टपकता रहता है। बहुत ज्यादा नाक में इचिंग होती है, बहुत इचीनेस होता है दोस्तों। ठीक है, ब्लॉक्ड या रनी नोज, ऐसे व्यक्ति को कभी दिन में ब्लॉक हो जाता है नोज का, या कभी रात में ब्लॉक हो जाता है, या कभी कभी तो दिन भर रहता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब ये तमाम कंडीशंस होती है, इसमें 5th और 10th डायलेशन सबसे मिरेकल काम करता है। मैं यहाँ आपको नेगेटिव लिखा हूं, वो इसीलिए लिखा हूं दोस्तों, यहाँ पर जब भी क्रॉनिक एलर्जीज होगी 10th 147 का रेशियो फॉलो करना है, 19 का नहीं, 10th डायलेशन का यहाँ पर आपको 147 से फॉलो करना है। ठीक है, याद रखना, जब नोज ब्लॉक होता है तो 3rd डायलेशन का रोल होता है। आपको याद हो एलर्जिक कोराइजा और S10 C13 P3 A3 वर्बन वाई वाला मैंने प्रोटोकॉल आपको बताया था, वो इसी से रिलेटेड बताया था। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर इचीनेस होना, ब्लॉक्ड या रनी नोज होना, जैसे एलर्जन के संपर्क में पेशेंट आएगा, ये सारे के सारे सामान्य सिम्टम शुरू हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सिम्टम्स आने लगते हैं। और कुछ व्यक्ति केवल एलर्जिक राइनाइटिस के केवल कुछ मंथ से ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये सीजनल एंजिन, मतलब केवल कुछ मंथ ही प्रभावित करते हैं उनको, ये सीजनल एलर्जी से सेंसिटिव होता है। यानी सीजन में जो चेंजेस आ रहा है वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, उसमें जो एलर्जेंस डेवलप हो रहा है उसी से वो प्रभावित होता है, जैसे कि ट्रीज या ग्रॉस पोलेंस, सिंपली। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं हाउस डस्ट, डस्ट माइट्स, आपके मक्खियों के कारण, या आपके किसी भी प्रकार के मौसम की सर्दी की एलर्जी के कारण दोस्तों, कई प्रकार की कंडीशंस होती है। इसलिए याद रखना, कई व्यक्तियों में पूरे साल एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण पाए जाते हैं, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। याद रख लेना, जिनको केवल सीजनल मंथ का ट्रीटमेंट आपको करना है, उनका ट्रीटमेंट अलग होगा। जो सीजनल पूरे पूरे ईयर जिनको आपको देखने को मिल रहा है, उनमें एलर्जेनिक राइनाइटिस के जो लक्षण आएंगे, उसका ट्रीटमेंट अलग करना है। ज्यादातर व्यक्तियों को एलर्जेनिक राइनाइटिस के हल्के सिम्टम ही देखने को मिलेंगे, जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रोमेपैथ से ट्रीट किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन कुछ सिम्टम सीवियर होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पेशेंट को नींद की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और नींद की प्रॉब्लम जो होगी, जिससे उनके प्रतिदिन की लाइफ प्रभावित होती है। एलर्जिक राइनाइटिस का जो सिम्टम होता है, कभी कभी अचानक समय के साथ इंप्रूव भी हो जाते हैं, जब बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको केवल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। आपने इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करी, आप देखिए पेशेंट के सिम्टम इंप्रूव हो जाएंगे। और आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलेगा पता है आपको, नींद का जब आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो, तो यही मेडिसिन नेगेटिव में सुला देगी आपको, यही मेडिसिन नेगेटिव में सुला देगी आपको, यही मेडिसिन नेगेटिव में सुला देगी आपको, क्योंकि वाई है, वर्वन है ना। याद रखना दोस्तों, इसी का एडवांटेज आपको उठाना है। मेरा जो अभी का सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल है S1 P1 A3 F1 L1 5th और 10th डायल्यूशन, ये अभी का सबसे बड़ा फिट। अभी प्रेजेंट कंडीशन में जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो रहा है, इसमें इसको मैं इसके साथ अल्टरनेट करके दे रहा हूं, ये और ये। ठीक है,
एक में P1 एक में P3, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो करके बहुत अच्छा। कई साल लग जाते हैं रायनाइटिस को ठीक करने के लिए, इसलिए इसकी संभावना होती है कि ये कंडीशन पूर्ण रूप से डिसअपियर हो जाए। और मैं यहाँ दावे से कहता हूँ ईएच के चिकित्सक रायनाइटिस को परमानेंटली क्यूर करते हैं, ठीक है। इसलिए परमानेंटली एलर्जिक रायनाइटिस क्यूर होती है, और वो भी इलेक्ट्रोमेपैथ के द्वारा। जब इन्वेस्टिगेशन कराते हो सीबीसी टेस्ट करा लो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट। याद रखना दोस्तों, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट ये आपको प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर कोई एलर्जिक मैनिफेस्टेशन आपकी बॉडी में डेवलप हो रहा है, जो बहुत ज्यादा इओसिनोफिल काउंट शो करेगा। इसलिए वहां पर आपको ये टेस्ट जरूर कराना है। इम्यूनोलॉजिकल IgE एंटीबॉडीज, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल IgE एंटीबॉडीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेजल इंडोस्कोपी की जाती है नोज के माध्यम से, ठीक है। एक्सरे, आप स्कल का एक्सरे करा लो, सीटी स्कैन करा लो, आपको नजर आ जाएगा साइनोसाइटिस है कि राइनाइटिस है, ठीक है। और जब आप इसका पूरा प्रोटोकॉल करेंगे, आपका रिजल्ट और ऑथेंटिक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब प्रोटोकॉल आप सेट करते हो दोस्तों, तो सबसे पहले नेजल ड्रॉप बनाना सीखो आप। नॉर्मल सेलाइन लेना, बॉटल मेडिकल पे ढेर मिल जाएगी आपको, ठीक है। उस नॉर्मल सेलाइन से बनाना है आपको। सबसे पहले बेस बनाना है C5 का 2 ml। अब आप मुझे बताइए C5 को मैंने नेगेटिव क्यों लिया, आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। C5 को केवल 2 ml लेने का मकसद ये है कि C5 है नर्वाइन रेमेडी, ग्लैंडुलर रेमेडी, स्ट्रक्चरल रेमेडी, एंटी कैंसरस रेमेडी, ठीक है। जितनी भी लेयर होती है उस लेयर को करेक्ट करने का काम करती है, हील करने का काम। अगर आपने पॉजिटिव दे दिया तो सब चीज बाहर निकालेगी, लेकिन नेगेटिव दे दिया तो जैसे एलर्जिक कफ को बंद करना है, आप C5 को नेगेटिव कर दो उसमें, है ना, कफ को बंद कर देगी। इसलिए म्यूकस मेम्ब्रेन के लेवल पर जो सिक्रेशन आ रहा है, उस सिक्रेशन को बैलेंस करने के लिए C5 को नेगेटिव ही करना पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं करना, सब बाहर निकालेगा, ठीक है। इसलिए C5 को आपने 2 ml लिया। P1 मेन है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक में मेडिसिन भेज रहे हो, P1 मेन है, आपने सीधा 10 ml लेना है, ठीक है। दूसरा, जब F1 को आपने ऐड किया तो यहां पर आपने देखा P1 को सपोर्ट करना है WE से, तो आपने क्या करा, 12 ml W लिया, उससे तेज लिया, और 6 ml जो बचा वो आपने F1 ले लिया, ठीक है। तो C5 P1 F1 WE प्योरली, अगर आपने F1 W का स्ट्रक्चर देखा पढ़ा है तो आपको पता है कि प्योरली नर्वाइन जा रही है। ये C5 P1 कहां जा रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के स्ट्रक्चर्स की तरफ जा रही है। ये चारों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन 30 ml में D3 से बनाओ, और उस D3 से डायरेक्टली D4 से, या D3 या D4, जो भी आप अगर D4 बनाते हो तो और बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आप D3 का बेस बनाओ, इससे D4 बना लो, और उस D4 से डायरेक्टली नॉर्मल सेलाइन लो 5 ml में 12 ड्रॉप, ठीक है। याद रखना 5 ml में 12 ड्रॉप आप इस D4 से डायरेक्ट डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए, दोनों नोज में 2-2 ड्रॉप डाल दी, ये नेजल ड्रॉप तैयार हो गया। ये नेजल ड्रॉप ऑलमोस्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक की जितनी भी एक्यूट और क्रॉनिक मैनिफेस्टेशन होता है, सारे क्रॉनिक होना एलर्जिक, है ना, होना एलर्जिक, वहां पर काम करता है। लेकिन याद रखना, जब आपको नजर आता है कि नहीं साहब यहाँ से तो ब्लड आ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, इसी में ऊपर से 2 ड्रॉप बी डाल देना, ठीक है। जब आप D4 में बनाओगे 5 ml में 12 ड्रॉप डालोगे, 2 ड्रॉप और बी की डाल देना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, ठीक है। आपको लग रहा है होलिस्टोसिस हो रहा है, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, बहुत ज्यादा पस आ रहा है, बहुत ज्यादा वहां से म्यूकस निकल रहा है, जी की 2 ड्रॉप डाल देना, ठीक है। ये एडवांस में एक्सटर्नल करना है, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये आपका एक एक मेडिसिन आप कैसे घटा बढ़ा सकते हो, वो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया। लेकिन जब प्रोटोकॉल की बात आएगी राइनाइटिस में, P1 या P3, अब आपको बताने की जरूरत नहीं P1 का P3 का, C13 वर्वन वाई नेगेटिव, ये एकमात्र ऐसा प्रोटोकॉल है जो ऑलमोस्ट आपको बना के रखना चाहिए हमेशा। याद रखना P1 C13 वर्वन वाई डायरेक्टली नेगेटिव में, 10th जैसे आपके पास आता है, पहले 10th में दो, 5th में दो, इस प्रकार से आप रिड्यूस करते जाओ। मैं गारंटी से कहता हूं राइनाइटिस कैसा भी हो 100% क्यूर होता है दोस्तों, 100% क्यूर होता है, बशर्ते 10th 5th 3rd इस प्रकार से आपको रिवर्स करते आना, आपका पेशेंट लगभग क्यूर हो जाएगा।
अभी जो मैं ज्यादातर यूज कर रहा हूँ S1 P1 A3 F1 L1 फिट था 10th डायल्यूशन डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, लेकिन इससे भी ज्यादा इफेक्टिव ये दो प्रोटोकॉल्स हैं दोस्तों, इन दो में से एक यूज कीजिएगा। S10 P1 या P3 दो में से एक, C13 A1 वर्वन F1Y, ये जो प्रोटोकॉल है ये मेरा राइनाइटिस ड्रॉप है और ये इतना ब्रिलियंट है जो मैं पिछले 7 साल से यूज करते आ रहा हूँ। एक भी फार्मूला मैंने यहाँ का वहां नहीं किया, लेकिन अभी सीजनल जो वेरिएशन आता है सीजनल लेवल पर ये बहुत अच्छा काम करता है, इससे भी ज्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ये क्रॉनिक राइनाइटिस के केसेस को रामबाण की तरह ठीक करता है दोस्तों। इसको 10th, कभी कभी 30 में भी जाना पड़ता है, कभी कभी 200 में भी जाना पड़ता है। आप इसको 10 30 में चले जाइए और रिवर्स करके आ जाइए, आप देखिए कितना वंडरफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। S1 P1 C1 A1 F1 B अल्टरनेट C13 वर्वन Y, ये भी बहुत ऑथेंटिक प्रोटोकॉल है। जब किसी को इम्यूनिटी पावर ही बहुत लो होता है और उसको बहुत सारे सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, तब आपको S1 P1 C1 A1 F1 B, आपको याद हो मैंने कहा था S1 C1 A1 F1 P1 RE, ठीक है। वो किसी को कॉमन कोल्ड होता है, कोराइजा होता है, उसके लेवल पर काम करना, लेकिन ये क्रॉनिक राइनाइटिस के लेवल पर होता है, तब यहाँ पर बी को शामिल करना है, अल्टरनेट C13 वर्वन Y नेगेटिव कर दो। ये दो प्रोटोकॉल देने से ही मैक्सिमम केसेस रिजॉल्व हो रहे हैं, मैक्सिमम केसेस दोस्तों। आरई को D4 पॉइंट नंबर 3 पर बिंदु वाला जो पॉइंट होता है ना, वहां पर आप अप्लाई कराइएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं दोस्तों। S1, अब क्या होता है ऐसी कंडीशन में जब भी पेशेंट को एलर्जीज होगी ना, कफ बहुत शुरू होगा, है ना। यदि एलर्जिक कफ हो, जरा सा किसी को कुछ होता है एलर्जीज हो जाती है, S1 C5 P1 F1 वर्वन नेगेटिव में उसको देना है दोस्तों। S1 C5 P1 F1 वर्वन आपको एलर्जिक कफ हो नेगेटिव में दे दीजिए, ठीक है। आप इनको D4 में बना के तैयार रखिए, कोई पेशेंट आया डायरेक्टली आप बना के दे सकते हो दोस्तों। तो S1 C5 P1 F1 वर्वन नेगेटिव में यदि कोई एलर्जीज होती है, एलर्जिक कफ होता है, वहां पर आप तुरंत इसको दे सकते हो। इसमें इलेक्ट्रिसिटी मैंने इसलिए ऐड नहीं करी कि ऊपर से जो इलेक्ट्रिसिटी डालना है 2 ड्रॉप आप डाल देना, ठीक है, याद रखना। S1 C5 P1 F1 वर्वन नेगेटिव में बनाना है और ऊपर से जो इलेक्ट्रिक आपको देना हो तो दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी ऐड करना आप कर सकते हो दोस्तों। याद रखना यहाँ पर ये तो बात हो गई, लेकिन हायर पोटेंसी की अगर बात नहीं हो तो मजा नहीं आता दोस्तों। P1 C1 A3 L1 RE 200, ये एक्यूट राइनाइटिस के लेवल पर, और इसी में C1 की जगह C13 ऐड कर दो क्रॉनिक राइनाइटिस के लेवल पर। P1 C1 A3 L1 RE 200 बहुत अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों। जितने भी लोग होते हैं मैं एलर्जी ड्रॉप के रूप में यूज करता हूँ, A एंड B, A में C1 B में C13, P1 C1 A3 L1 RE 200 और S10 F2 A1 C1 WD4 में स्मेल, या S10 F2 A1 C13 WD4 में स्मेल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप देखो एंटी इन्फेक्शियस है, प्योरली नर्वस सिस्टम पे काम करने वाला है, फीवर को सबसाइड करने वाला है। A1 इसमें एकोनाइट मिला हुआ है दोस्तों, याद रखना। A1 आपको पता है अर्निका मोंटाना कोल्ड के लेवल पर, इसलिए A1 बहुत तेजी से हीट जनरेट करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, और C1 और W ये डायरेक्टली म्यूकस मेम्ब्रेन पर जाकर उसको न्यूट्रल करने का काम करेगा, इसलिए D4 में आप स्मेल करा दो। देखो कितना बढ़िया और सॉलिड रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये राइनाइटिस है और अभी ठंड शुरू होने वाली है, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन शुरू हो चुका है, आपको प्रूफ करने का सबसे बड़ा समय है, आप प्रूफ करके देख लीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी किसी को बना के देंगे राइनाइटिस के केसेस पे कोशिश कीजिएगा कि डीजल में बना के दें, डिस्टिल वाटर में नहीं, है ना। अगर आप डीजल में बना के देंगे तो जो 6 महीने का रिजल्ट है वो आपको 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप आजमा के देखिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों टॉपिक। दूसरी बात, हम लंग्स के रेस्पिरेशन की प्रोसेस शुरू करें उसके पहले कुछ चीजें हैं, जो पॉइंट्स हमने कल स्टार्ट किए थे उनमें से 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ नर्वस फैक्टर होते हैं दोस्तों जो इंस्पायरेशन के लेवल को प्रभावित करता है। लेकिन कहने का मतलब ये कि जब इंस्पायरेशन होता है, आप सांस को अंदर खींच रहे हो, आपकी बॉडी में क्या कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका लंग्स एक कैविटी में स्थित होता है जिसको आप थोरेसिक कैविटी कहते हैं। उस थोरेसिक कैविटी का क्या लेना देना है,
जब आप सांस लेते हो, इंस्पायरेशन करते हो, थोरेसिक कैविटी में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन थोरेसिक प्रेशर। जब आपने सांस लिया, आप देखो थोरेसिक प्रेशर, थोरेसिक कैविटी बढ़ती है, यानी उसका जो प्रेशर होता है रिड्यूस हो रहा है, जब भी बढ़ रही है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, डिस्टेंशन ऑफ पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, आपकी पल्मोनरी ब्लड वेसल्स जो होती है वो डिस्टेंडेड हो जाती है, उसके अंदर जितना ब्लड जाना है चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए डिक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, इसलिए पल्मोनरी वेस्कुलर जितनी भी वहां पर है वेसल्स हैं, उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जब फैलेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी डिक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है। और यही कारण है जब वहां डिक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस होगा तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, याद रख लेना। इसीलिए इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है। और ये जब मैकेनिज्म आपको समझ में आया कि जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, डिक्रीज थोरेसिक प्रेशर डिक्रीज होता है और डिस्टेंशन ऑफ पल्मोनरी ब्लड वेसल्स होता है, और पल्मोनरी ब्लड वेसल डिस्टेंशन होगी तो डेफिनेटली आपको नजर आएगा डिक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। यही कारण है इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। अगर आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म का केस नजर आता है तब क्या करोगे आप, इसी मैकेनिज्म को प्रमोट करना है, स्टेंट V1 का उपयोग करना है ना। याद रखना, जब आप A2 S2 C2 P2 F2 F2 YB, जब इस प्रोटोकॉल का यूज करोगे D4 D5 में, साथ में यदि आपने स्टेंट V1 का प्रयोग किया तो ये पूरा का पूरा आपने स्टेंट V1 करा तो क्या हुआ, आपने इंस्पायरेशन को बढ़ाया, यानी आपने लंग्स को प्यूरिफाई कर दिया, लंग्स को प्रॉपरली आपने इंस्पायरेशन के लिए उत्तेजित किया, डिक्रीज थोरेसिक प्रेशर होगा, डिस्टेंशन ऑफ पल्मोनरी ब्लड वेसल्स होगा, डिक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस होगा, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो होगा, ऑटोमेटिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म निकल के साफ हो जाएगा। याद रख लेना, एक पंथ दो काज, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के अंतर्गत देखा गया कि नर्वस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से सिंपैथेटिक नर्व के स्टिमुलेशन में वेसो कंस्ट्रक्शन, वेसल्स के कंट्रैक्शन के द्वारा पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। याद रखना, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, और यही कारण है जो पैरासिम्पैथेटिक का स्टिमुलेशन होता है वेसो डायलेटेशन करता है, वेसल्स को डायलेटेशन करता है, और वेगस नर्व वेस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है, माइंड इट, ठीक है। जब हार्ट फंक्शन करता है, वेगस नर्व यहां पर वेसो डायलेटेशन के द्वारा वेगस नर्व वेस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है, और जब हार्ट रेस्ट में होता है तब वेगस नर्व हार्ट के ऊपर डोमिनेट करता है, हार्ट के फंक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। दोस्तों अभी जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब ये बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, लेकिन याद रखने की जरूरत है कई फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंतर्गत ये बहुत डाउटफुल होता है दोस्तों, ठीक है। बहुत डाउटफुल होता है कि हार्ट और लंग्स का जो ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का खेल है कैसे मेंटेन हो रहा है, ठीक है। बहुत डाउटफुल है, लेकिन डाउटफुल नहीं करना, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लेवल पर होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रोल प्ले होता है जो ऑटोमेटिकली नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक मैकेनिज्म को बैलेंस करता है, इसलिए लंग्स के ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने में मदद करता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमें वहां पर नहीं देखना, हमें केवल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का उपयोग करना है और वहां पर उसको बैलेंस करना है, बस इतना याद रखिएगा दोस्तों। तो नर्वस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। चौथा होता है केमिकल फैक्टर। भाई लंग्स में हमेशा केमिकल्स के लेवल पर देखा जाता है कि लंग्स में हमेशा केमिकल्स अफेक्टेड करते हैं दोस्तों, कई केमिकल्स रिलीज होते हैं, है ना। अब मान लो आपको GERD हो रहा, एसिड के ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स हो रहा है, और जब रिफ्लेक्स होगा तो आप देखो थ्रॉट में कफ शुरू हो जाता है, आपको खांसी आने लगती है, आपको लगता है कि कफ इरिटेट हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है दोस्तों, ये वो समय होता है जब सारी प्रोसेसेस आपको वन बाय वन वहां पर देखने को मिलती है, और ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपका लंग्स कितना पावरफुल है। यदि आपके लंग्स में पावर है तो फिर आप देखिएगा आप किसी भी लेवल से वहां पर लड़ जाएंगे। अगर आपका लंग्स में कमजोरी है तो आप याद रखिएगा लंग्स की कमजोरी का कोई सॉल्यूशन नहीं है, जब तक आप लंग्स को प्यूरिफाई नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी लेवल को प्यूरिफाई नहीं कर पाएंगे। इस चीज को विशेष से याद रखना,
आपके बॉडी के रेजिस्टेंस को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस लेवल पर। ठीक है, याद रखना, जब आप, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहां पर आप जब देखते हो तो एरिया ऑफ जीरो ब्लड फ्लो, मैंने आपको बताया था कि यहां से नीचे नीचे ब्लड भरा रहता है, लेकिन ऊपर का जो एरिया होता है वो बिल्कुल खाली होता है, एयर होती है वहां पर। ठीक है, ठीक है, लेकिन जो ये एरिया होता है, एरिया ऑफ इंटरमिटेंट, मतलब आता जाता रहता है। ये जो एरिया होता है बीच का लंग्स का, ये आने जाने वाला होता है, यानी सांस लिया तो आप देखो ब्लड फुल हो गया, सांस छोड़ा आपने देखा कि ब्लड वहां से गायब हो गया। ठीक है, याद रखना, यहां पर ये चीजें बहुत मायने रखती है, लेकिन ये एरिया ऐसा होता है, एरिया ऑफ कंटिन्यूस ब्लड फ्लो। अगर आप किसी भी रेस्पिरेटरी डिसीज को ट्रीट करना चाहते हैं, और अगर ये डायग्राम आपके माइंड में नहीं है, भूल जाओ, आप कुछ नहीं कर पाओगे। पूरा आपको इसी मेडिसिन के अंतर्गत, इसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत सेट करना है कि जब आप एयर को बाहर निकाल रहे हो या एयर अंदर ले रहे हो, यहाँ ऊपर ऊपर में एरिया ऑफ जीरो ब्लड फ्लो, यहाँ ब्लड नहीं होगा, यहाँ केवल एयर आएगी। ठीक है, ये जो एरिया ऑफ इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो होता है, यहाँ पर ब्लड आता जाता रहता है, इंस्पायरेशन में आया, एक्सपायरेशन में चला गया। लेकिन ये जो पार्ट होता है लोअर लोब वाला, ये एरिया ऑफ कंटिन्यूस ब्लड फ्लो होता है, यहाँ पर कंटिन्यूस ब्लड फ्लो आपको देखने को मिलता है। इसीलिए जब केमिकल फैक्टर्स आपके रिलीज होंगे, याद रखिए क्या होगा, ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की कमी के कारण आप हमेशा देखते हो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हो। भाई सफोकेशन होगा तब कैसे करोगे आप, है ना। याद रखना, जब सफोकेशन होता है या ज्यादा मात्रा में आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसल बार बार कॉन्टेक्ट होने लगती है। ठीक है, और जब वेसल कांटेक्ट हो रही तो सीधा से आपको नजर आ रहा है कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, तो हाइपोक्सिया के द्वारा होने वाला ऑक्सीजन की कमी क्या होता है ना, ऑक्सीजन की कमी मतलब वहां पर एयर कम आ रही है। ठीक है, तो हाइपोक्सिया के द्वारा होने वाला यहाँ पर पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन के कारण ज्ञात नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा, यदि हाइपोक्सिया के द्वारा लंग्स का कुछ पार्ट्स अफेक्टेड होता है तो उस एरिया में कैपिलरी का कॉन्ट्रिक्शन हो जाता है, यानी लंग्स में हाइपोक्सिया किसी पार्ट में हुआ, ऑक्सीजन का कमी हुआ, आप देखिए उस एरिया में वहां के जो कैपिलरीज है, छोटी छोटी कैपिलरीज होगी, उनका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट करने शुरू करती है। इसीलिए याद रखना, जो पास के नेबरिंग एरियाज होते हैं उनकी एल्वेलाई की तरफ ब्लड डायरेक्टेड हो जाता है, यानी ये भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि पूरा लंग्स अफेक्टेड ना हो। मान लो इतना लंग्स अफेक्टेड हुआ, इतना लंग्स अफेक्टेड हुआ, यहां से कॉन्ट्रेक्शन हुआ, कॉन्ट्रेक्शन होने के कारण स्क्वीजिंग हुई, तो सारा ब्लड दूसरे नेबरिंग एरिया की तरफ चला जाएगा दोस्तों। और जब ये ब्लड नेबरिंग एरिया की तरफ चला जाएगा, वहां पर गैसेज एक्सचेंज उत्पन्न करेगा, क्योंकि लंग्स का मेन रोल है ये गैसेज एक्सचेंज का। और जब ये गैसेज एक्सचेंज उत्पन्न करेगा, बहुत आसानी के साथ यहां से रिटर्न उसको मिल जाएगा। जब गैसेज एक्सचेंज प्रॉपरली लंग्स में दूसरे पार्ट में होगा, तो जब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बाउट्स होंगे, उस दौरान सेकेंड टर्म में जिस ऑर्गन को ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचाई या ब्लड उसने पहुंचाया है, वो ऑर्गन कहेगा यार मुझे इसको सूद समय वापस देना है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर वहां पर हाइपोक्सिया को दूर करने की कोशिश करेगा, वहां पर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेगा, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। और यही मैकेनिज्म मैं आपको पहले अर्लियर समझा चुका हूं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, ये दोनों प्रोसेस में आपको बता चुका हूं, और ये केसेस में ये नॉर्मल होता है। ठीक है, पांचवा होता है ग्रेविटी एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। आपकी बॉडी में ग्रेविटी और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का बहुत महत्व होता है, यानी आप जब स्टैंडिंग पोजीशन में होते हो, नॉर्मली बॉडी के जो लोअर एक्सट्रीमिटीज में बीपी क्या होगा, कम होगा या आप ज्यादा होगा, बीपी की लोअर एक्सट्रीमिटी, मतलब लोअर एक्सट्रीमिटी में जब आप बीपी देखते हो, ब्लड प्रेशर देखते हो, बहुत हाई होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक ग्रेविटी के लेवल पर होता है। सारा ब्लड आपको याद रखना है दोस्तों, हार्ट के लेवल के ऊपर अपर पार्ट में प्रेशर लो होता है, हार्ट के ऊपर अपर पार्ट में प्रेशर लो होता है, लेकिन नीचे की तरफ देखिए जाएगा दोस्तों तो ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट के कारण होता है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट के कारण हार्ट के ऊपर प्रेशर लो, लेकिन नीचे बहुत हाई होता है।
इसी प्रकार की कंडीशन लंग्स में भी कुछ एक्सटेंट में ऑब्जर्व की जाती है दोस्तों। ठीक है, यही कंडीशन लंग्स के लेवल पर भी आपको ऑब्जर्व करते हुए मिलेगी। इसीलिए याद रखना दोस्तों, पल्मोनरी वेस्कुलर प्रेशर लंग्स के डिफरेंट पार्ट में वरीज हो जाएगा। याद रखना, इसीलिए हमें समझने की जरूरत है कि जब इतनी बड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स है आपके हार्ट के ऊपर कम लो और नीचे की तरफ ब्लड प्रेशर हाई होता है, इसी प्रकार का आपके लंग्स के लेवल पर भी कुछ एक्सटेंट में ऑब्जर्व होगा। इसीलिए पल्मोनरी वेस्कुलर प्रेशर लंग्स के अलग अलग पार्ट में, ठीक है, अलग अलग पार्ट में डिफरेंट होता है। क्यों वरीज होता है मैंने बता दिया। इसलिए आपको याद रखना है, नॉर्मली लंग्स के एपिकल पोर्शन में, ठीक है, ये एपिकल, ये बेस पोर्शन, ठीक है, एपिकल पोर्शन में पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर क्या होगा दोस्तों, आप देख ही रहे हो। ठीक है, हमेशा पल्मोनरी प्रेशर वहां पर समान होता है क्योंकि ये बैलेंस करने का काम करता है। इसलिए पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर एल्वियुलर कैपिलरी में होने वाला ब्लड का फ्लो जस्ट सफिशिएंट होता है लंग्स में इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। यद्यपि यदि पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज होता है, यदि एल्वियोलरी प्रेशर इंक्रीज होता है, दोनों कंडीशन में याद रखिएगा कैपिलरी कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, यहाँ की जो कैपिलरीज होती है, चाहे बढ़ेगा प्रेशर या घटेगा, वो कोलैप्स हो जाएगी, यानी उसके अंदर जितना है सब बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो याद रखना, ये एल्वियोलाई में होने वाले ब्लड के फ्लो को प्रिवेंट करता है। ये मैकेनिज्म क्यों होता है यहाँ पर, ताकि लंग्स में जो एल्वियोलाई है, जिससे इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन और एक्सपायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है उस पर्टिकुलर पोर्शन से, तो वहां पर ब्लड के फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करता है, ताकि लंग्स के इस जोन को एरिया ऑफ जीरो ब्लड फ्लो कहते हैं। ठीक है, ये एरिया ऑफ जीरो, इसका एडवांटेज देखा आपने। ठीक है, ये एल्वियोलाई में होने वाले ब्लड के फ्लो को प्रिवेंट करता है। भाई यहाँ ब्लड का फ्लो जाता ही नहीं है, यहाँ ब्लड रहता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए लंग्स के इस जोन को एरिया ऑफ जीरो ब्लड फ्लो कहते हैं, जहां बहुत आसानी से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन एल्वियोलाई के लेवल पर आपको बहुत इजी वे में देखने को मिलता है। इस कंडीशन के अंतर्गत लंग्स के इस जोन में गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है दोस्तों, इस कंडीशन के अंतर्गत जब वो कोलैप्स होता है। इसीलिए ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के पार्ट के रूप में कंसीडर्ड होता है। ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के पार्ट रूप में आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जो कि वेंटिलेटेड होता है, यानी ये वेंटिलेशन के लेवल पर होता है, जैसे आप कमरे में वेंटिलेशन करते हो ना, इस प्रकार से। इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों, परफ्यूज नहीं होगा, भरा हुआ नहीं रहता, ये कभी भी भरा हुआ नहीं रहेगा दोस्तों। इसलिए आपको सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पर याद करने की जरूरत है। वेंटिलेशन परफ्यूरेशन रेशियो आप देखते हो ना, आपको हमेशा देखने को मिलता है वेंटिलेशन परफ्यूरेशन रेशियो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। इसी कारण याद रखना दोस्तों, जब यहाँ पर कोई मटेरियल हैगा नहीं, तो याद रखना बैक्टीरिया की ग्रोथ कहाँ होगी, इस जीरो वाले एरिया में, जहां ब्लड नहीं होता वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। और पर्टिकुलर न्यूमोनिया या ट्यूबरकुलर का जो बैसिलाई होता है, यदि यहाँ पर पर्टिकुलरली ट्यूबरकुलर बैसिलाई या न्यूमोनिया के जो बैक्टीरिया होते हैं लंग्स के इस पार्ट में, ट्यूबरकुलोसिस और न्यूमोनिया के लेवल पर सबसे ज्यादा ससेप्टेबल पार्ट होता है, बहुत ज्यादा, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस तो 99% जो होता है इसी जीरो एरिया ऑफ ब्लड फ्लो के लेवल पर होता है। बहुत आसानी से यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ट्यूबरकल्स बनाते हैं और लंग्स को अफेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, इसलिए ये एरिया ऑफ जीरो ब्लड फ्लो वाला सबसे ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस के लेवल पर सफर करता है। जो मिड पोर्शन होता है, एरिया ऑफ इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो, ठीक है, लंग्स के मिड पोर्शन में एल्वियोलाई का प्रेशर क्या होगा, बिल्कुल लेस होगा, बहुत कम होगा। इसीलिए पल्मोनरी सिस्टोलिक प्रेशर की तुलना में और पल्मोनरी डायस्टोलिक प्रेशर की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। यानी पल्मोनरी सिस्टोलिक प्रेशर की तुलना में यहाँ का प्रेशर लो होगा, लेकिन जो पल्मोनरी डायस्टोलिक प्रेशर होगा उसकी तुलना में मोर होगा, ज्यादा होगा, और इसी कारण एल्वियोलाई का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। यहां पर एल्वियोलाई का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जब यहाँ पर एल्वियोलाई का ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, इसीलिए आपको याद रखने की जरूरत है सिस्टोल के दौरान और डायस्टोल के दौरान ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सिस्टोल के दौरान और
आपको याद रखना है, यही कारण है कि जब एल्वेओलाई का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, कब? सिस्टोल के दौरान। जब आप कांटेक्ट करेंगे उस दौरान इंक्रीज हो जाएगा और डायस्टोल के दौरान ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए लंग्स का ये जोन एरिया ऑफ इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो कहलाता है, जिसमें वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो नॉर्मल होता है। याद रखना, जब हार्ट का कंट्रैक्शन हुआ, लंग्स की तरफ ब्लड गया और लंग्स में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो याद रखना सिस्टोल के दौरान जो आपका परफ्यूजन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होता है ना, बिल्कुल नॉर्मल होता है। ठीक है, और यही कारण है आसानी के साथ आप यहाँ पर गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करते हो। याद रखना दोस्तों। ठीक है, तीसरा पोर्शन होता है लोअर लोअर पोर्शन, जोन नंबर 3। ठीक है, लंग्स के लोअर पोर्शन में पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर क्या होगा? सबसे हाई होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड होता है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए याद रखना ये एल्वेलर प्रेशर से ज्यादा होता है, जो एल्वेलाई का प्रेशर होता है उससे ज्यादा होता है। इसीलिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों के दौरान यहाँ पर ब्लड कंटिन्यूस फ्लो करता है, इसीलिए लंग्स का ये एरिया ऑफ कंटिन्यूस ब्लड फ्लो कहलाता है। और जो वेंटिलेशन आपका वेंटिकुलर परफ्यूजन रेशियो होता है, यह हमेशा डिक्रीज होता है, इसीलिए क्योंकि इंक्रीज ब्लड फ्लो के कारण यहाँ पर लगातार ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ रहता है, ज्यादा रहता है, इसीलिए जो वेंटिलेशन परफ्यूरेशन रेशियो होता है यहाँ कम होता है, यहाँ नॉर्मल होता है, यहाँ बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये तीनों टेक्निक आपको ये बताएगी कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यदि कोई डिसीज डेवलप होती है तो हम किस तरह से उसको क्योर कर पाएंगे, ये आपको समझ में आएगा। अब ये समझ में आएगा, हमने जितनी भी रामायण अब तक पढ़ी है दोस्तों, उनमें हमें ये समझ में आएगा कि आपका रेस्पिरेशन कैसे काम करता है। अब हम शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अभी तक हमने केवल लंग्स के बारे में जाना है, छोटी छोटी चीजों को समझा है कि रेस्पिरेटरी डिसीज अगर हमारे सामने आ रही है, उसका लिंक अगर हम ढूंढ रहे हैं, वो अपर रेस्पिरेटरी है, लोअर रेस्पिरेटरी है, लंग्स के किस पार्ट में किस तरह से इन्फेक्शन क्रिएट होता है, आज मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। सबसे ज्यादा ससेप्टेबल पार्ट है एरिया ऑफ जीरो ब्लड फ्लो, यहाँ नॉर्मल होता है, यहाँ पर तो बिल्कुल कम होता है, क्योंकि यहाँ लगातार ब्लड मौजूद रहता है। ठीक है, इसका कारण है यहाँ फेगोसाइटिक प्रोसेस नॉर्मल होती है, यहाँ पर थोड़ा सा कम ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल होती ही नहीं। इसलिए ये सबसे ज्यादा एरिया ऑफ जीरो ब्लड फ्लो ससेप्टेबल होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, चलिए इसको अलग रख दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो फेजेस में उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक है, आपके बॉडी में रेस्पिरेशन दो फेजेस में होता है, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। क्या होता है, क्यों होता है, क्या चेंजेस होता है आपके बॉडी में? अगर कोई पेशेंट सीओपीडी में आया, कोई पेशेंट एम्फाइसीमा में आया, आप उसको कैसे कोरिलेट करोगे? याद रखना, जब इंस्पायरेशन के दौरान आप सीधे खड़े होकर देखिएगा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन थोरेसिक केस इनलार्ज हो जाती है। ये जो थोरेसिक केस है, आप देखिए, सांस लेकर देखिए, आपको पूरी थोरेसिक कैविटी फूलते हुए नजर आएगी, थोरेसिक कैविटी इनलार्ज हो जाती है और लंग्स एक्सपेंड आउट हो जाता है, फैल जाता है, इसीलिए एयर आसानी से लंग्स में इंटर कर जाती है। एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन एक्सपायरेशन के दौरान जब आप सांस छोड़ते हो, उस दौरान थोरेसिक केस और लंग्स साइज में डिक्रीज हो जाते हैं। याद रखना, एक्सपायरेशन के दौरान जो थोरेसिक केज होती है, जो लंग्स की साइज होती है, डिक्रीज हो जाती है और इसीलिए यहां पर प्री इंस्पायरेटरी पोजीशन में अटेंड हो जाती है, यानी सांस लेने और छोड़ने के पहले जिस कंडीशन में थी, उस कंडीशन में वो चली जाती है। इसलिए एयर लंग्स से जो इंस्पायरेशन के दौरान आई थी, आसानी के साथ में बाहर हो जाती है। इसीलिए नॉर्मल अगर आप आपके बॉडी को देख रहे हो, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होती है, लेकिन एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस होती है। याद रखना दोस्तों, ये चीज अगर आपके माइंड में हुई कि नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान इंस्पायरेशन कर रहे हो एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन कर रहे हो पैसिव प्रोसेस है, तो नॉर्मल याद रखिएगा, आप रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को बहुत इजीली समझ जाएंगे। क्यों समझ जाएंगे? बिकॉज रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी आपका लंग्स वहां पर फूलेगा, सिकुड़ेगा। आपको पता ही नहीं है दोस्तों, कई लोगों को पता ही नहीं है। अगर आपको रेस्पिरेशन को बैलेंस करना, आप चेस्ट स्टाइल का उपयोग कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। ठीक है,
आप चेस्ट स्टाइल का उपयोग कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, मसल्स को रिलैक्स कर रहे हो। और ये चीज आयुर्वेद ने कई सालों पहले बता दी थी, है ना। एक पुल्टिस बनाते थे, उसको कपड़े में लगाकर और फिर सिकाई करते थे, और उसका बेनिफिट ये होता था, बच्चा जो तड़पता रहता था निमोनिया में या कई कंडीशंस में, तुरंत ठीक हो जाता था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना, रेस्पिरेशन की मसल्स होती है, और रेस्पिरेटरी मसल्स इंस्पायरेटरी मसल्स एंड एक्सपायरेटरी मसल्स दोनों होती है। यानी जो इंस्पायरेशन में भाग लेती है, एक्सपायरेशन में भाग लेती है, दोनों प्रकार के मसल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करती है। ठीक है, याद रखना, यद्यपि रेस्पिरेटरी मसल्स जनरली दो प्रकार में क्लासिफाइड होती है, एक प्राइमरी या मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स, एक एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। ठीक है, यानी जो मेन होती है और एक जो सपोर्ट करती है। ठीक है, तो प्राइमरी या जो मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स होती है, जो कि नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान, एक नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान थोरेसिक केज की जो साइज होती है उसमें चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जो थोरेसिक केज फूल रहा सिकुड़ रहा है ना, ये प्राइमरी और मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स का काम होता है, जो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान थोरेसिक केज को साइज में इंक्रीज करना या उनके डिक्रीज करने यानी चेंजेस करने में रिस्पॉन्सिबल होती है, याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन जो एसेसरी मसल्स होती है, एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स होती है, याद रखना, यदि आप दौड़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप फोर्सफुल रेस्पिरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो इस फोर्स रेस्पिरेशन के दौरान प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स को हेल्प करने का काम करती है। ठीक है, कई बार ये होता है, आप नॉर्मल काम करते हो, है ना, डेली डेली एक्टिविटी में, और कई दिन बोले चलो यार आज पैदल चलना है, खेत में चलना है, पैदल चलना है, दाल बाटी खाने जाना है, आप पैदल निकल जाते हो 2-2.5 किलोमीटर। ठीक है, आपको पता लग जाता है कि साहब मेरा तो सांस फूलने लग गया, ये वो रेस्पिरेटरी मसल्स होती है, जो एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स होती है, जो फोर्स रेस्पिरेशन के दौरान प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स को हेल्प करती है। आप दौड़ते हो, खेलते हो, है ना, अभी तो क्रिकेट खेला नहीं, अचानक खेलना चालू करा, आप देखो आप एकदम सांस फूलने लगती है, ये एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स होती है। इसलिए याद रखना, ये सपोर्ट करती है आपको बैलेंस करने में, इसलिए रेस्पिरेटरी के मैकेनिज्म में इसका बहुत एडवांटेज होता है। क्योंकि आप अगर किसी भी एलर्जीज के लेवल पर या किसी भी कंडीशन में कफ रिफ्लेक्सेस से जनरेट होता है, कफ शुरू होता है, वहां पर ये रेस्पिरेटरी मसल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। इसलिए याद रखना कि आपकी इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी प्रोसेस के दौरान जो मसल्स इन्वॉल्वमेंट होती है वो किस तरह से काम करती है। पहले हम बात करते हैं इंस्पायरेटरी मसल्स। जो मसल्स इंस्पायरेटरी मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है उसको इंस्पायरेटरी मसल्स कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स, प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, डायफ्राम। आप देखो, सांस लिया तो डायफ्राम ऊपर हो गया, सांस छोड़ा तो डायफ्राम नीचे हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स होती है दोस्तों, जिसमें फ्रेनिक नर्व, ठीक है, याद रखना, जिसमें फ्रेनिक नर्व C3 to C5 के द्वारा सप्लाई होती है, और ये फ्रेनिक नर्व के स्टिमुलेशन के माध्यम से डायफ्राम अप एंड डाउन होता है। याद रखना, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये क्या है, आपकी रिब्स के बीच में जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, इंटरकॉस्टल नर्व के द्वारा सप्लाई होती है, T1 से लगाकर T11, थोरेसिक केज है पूरा, है ना, T1 से लगाकर T11, ये मेन साइंस होता है दोस्तों कि ये नर्व आप पकड़ रहे हो। आप थोरेसिक रीजन में 5, 6, 7, 17, 18 पे अप्लाई कर रहे हो, है ना, आप थोरेसिक रीजन में RE को अप्लाई कर रहे हो, या W को अप्लाई कर रहे हो, या चेस्ट ऑयल को अप्लाई कर रहे हो, आप किस चीज को अफेक्ट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ फ्रेनिक नर्व को अफेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर आप डायरेक्ट एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को अप्लाई कर रहे हो, जो इंटरथोरेसिक नर्व या इंटरकॉस्टल नर्व होती है, जो रिब्स के बीच की जो स्पेस होती है, जहां मसल्स होती है, उसको इंटरकॉस्टल स्पेस कहते हैं, उस मसल्स को इंटरकॉस्टल नर्व के माध्यम से सप्लाई होने वाली इंटरकॉस्टल मसल्स के नाम से जाना जाता है। और ये नर्व, इंटरकॉस्टल नर्व जो होती है, ये सप्लाई होती है T1 और T11 के द्वारा। ठीक है, थोरेसिक 1 से थोरेसिक 11 नर्व के द्वारा। और यही कारण है दोस्तों, आप अगर चेस्ट स्टाइल अप्लाई करना जानते हो तो आप फ्रेनिक नर्व और इंटरकॉस्टल नर्व दोनों को अपनी मुट्ठी में करना जानते हो, बैलेंस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स, ये तो मेन हुआ। अब जब आप एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स पे जाओगे तो कई मसल्स का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। ये जो मसल्स होती है कॉलर बोन वाली, ठीक है, आप सांस लेकर देखो, सबसे पहले यही आपको इंपॉर्टेंट नजर आएगा, स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल्स, स्केलेनी इंटीरियर सिरेटाई, स्केपुले की एविलेशन,
आप सांस देखते हो ना, पीछे जो आपकी स्कैपुला बोन है वो फैलती है, ठीक है, उसका एलिवेशन होता है पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर मसल्स, ये एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स होती है दोस्तों, जो पर्टिकुलर ये जो मसल्स होती है ना ब्रेस्ट के लेवल के पेक्टोरलिस मेजर और माइनर मसल्स, ये एसेसरी आपकी इंस्पायरेटरी मसल्स होती है जो फूलती है और सिकुड़ती है। यानी आप इस चीज को अगर मालिश करते हो पूरा यहां से लगाकर यहां तक, आप पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसल्स को इन्वॉल्व कर लेते हो, ठीक है। एक्सपायरेटरी मसल, जितनी भी प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल्स होती है, स्पेशली दोस्तों प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल्स इंटरनल इंटरकॉस्टल, ये एक्सटर्नल है बाहर, अंदर की तरफ जो होगी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होगी, जो कि इंटरनल इंटरकॉस्टल नर्व के द्वारा इनर्वेटेड होती है, ठीक है, इंटरनल कॉस्टल नर्व के द्वारा इनर्वेटेड होती है, और यही इंटरनल कॉस्टल नर्व डायरेक्टली लंग्स को स्टिमुलेट करती है इस मसल्स के बिहाफ पर, और इसीलिए सारा लंग्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है ऑटोमेटिकली इन नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन के माध्यम से होता रहता है। इसलिए याद रखना, मैं बार बार आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहता हूं हाइपोटेंसी में जाओ, हाइपोटेंसी में जाओ, आप प्रूफ देख रहे हो कि क्यों मैं हाइपोटेंसी में जाने के बाद करता हूं। ऑर्गन को न्यूट्रिशन देना अलग मतलब है, आप उसको ताकत दो, इम्यूनिटी दो, मैं कह रहा हूं S10P1 दे दो, आप नेबुलाइज कर दो, है ना। लेकिन अगर आपने हाइपोटेंसी देकर इसके इस इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी मसल्स के फंक्शन को अगर आपने बैलेंस करना सीख लिया, देन कुछ भी नहीं बचा, आपने पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मुट्ठी में कर लिया, ठीक है। याद रखना एसेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स यहाँ पर कौन सी होगी, ठीक है, ये जो एब्डोमिनल मसल्स होती है ना, ये एसेसरी सपोर्ट करने वाली एक्सपायरेटरी मसल्स होती है। तो उन पर हाथ रखिए और सांस लीजिए, आप देखिए पूरी मसल्स यहां पर आपको हाथ को ऊपर उठा रही है, ठीक है, सांस छोड़ दीजिए, देखिए पूरी मसल्स आपकी लूज हो गई, आपका हाथ नीचे जाने लग गया, ठीक है। तो ये होती है एसेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या आपका रिब्स फिक्स है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स है, यानी ऊपर के जो वर्टिब्रास है आपकी जो रिब्स है ये जुड़ी हुई है, लेकिन नीचे के जो है ये जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है, ये ओपन होती है यहां से, ठीक है। इसलिए याद रखना दोस्तों, मूवमेंट ऑफ थोरेसिक केज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी इंस्पायरेशन के कारण थोरेसिक केज का एनलार्जमेंट होता है, और थोरेसिक केज का एनलार्जमेंट होना सभी डायमीटर में होता है, ऐसा नहीं कि यहां से हो गया तो यहां नहीं हुआ, यहां से हो गया तो यहां नहीं हुआ, ऐसा नहीं, सभी डायमीटर में होता है, और सभी डायमीटर में इंक्रीज होने के कारण होता है, यानी ऊपर से नीचे तक डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। एंटीरो पोस्टीरियर यानी आगे से पीछे की तरफ, ट्रांसवर्स और वर्टिकल डायमीटर में, एंटीरो पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर थोरेसिक केज के रिब्स के एलिवेशन के द्वारा इंक्रीज होता है। याद रखिएगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की जाती है, ठीक है, वहां ये देखा जाता है कि आपके थोरेसिक केज का एनलार्जमेंट किधर हो रहा है, एंटीरो पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स डायमीटर, थोरेसिक केज के रिब्स के एलिवेशन के द्वारा इंक्रीज होता है, यानी लिप्स यहाँ पर एलिवेटेड होती है, बाहर की तरफ फोर्स करती है, उसके द्वारा दो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। इसलिए वर्टिकल डायमीटर कैसे होगा, डायफ्राम के, डायफ्राम जब नीचे की तरफ जाता है वर्टिकल डायमीटर के द्वारा वहां पर जो थोरेसिक कैविटी होती है इंक्रीज हो जाती है। जनरल में थोरेसिक कैविटी के साइज में चेंज होना 4 यूनिट्स के स्ट्रक्चर के मूवमेंट के कारण होता है, यानी आपकी थोरेसिक कैविटी एकाएक नहीं वहां पर मूव कर रही है, 4 जगह से मूव कर रही है, ठीक है। इसलिए आपको इन चारों का लेवल पता होना चाहिए कि हाँ भाई मैं लंग्स के लेवल पर काम कर रहा हूं, तो लंग्स के लेवल पर मुझे इसका नॉलेज होना चाहिए। तो आप जब स्ट्रक्चर के मूवमेंट को देखते हो तो आपको याद रखना है थोरेसिक लीड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये थोरेसिक लीड। दूसरा होता है अपर कॉस्टल सीरीज, तीसरा होता है लोअर कॉस्टल सीरीज, और चौथा होता है डायफ्राम, ठीक है। थोरेसिक लीड, अपर कॉस्टल रिब्स, लोअर कॉस्टल रिब्स या सीरीज और डायफ्राम, ये 4 चीज होती है जिसके माध्यम से पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो केज होता है ये मूवमेंट करता है, ठीक है। और जब ये मूवमेंट कर रहा है तो आपको याद होना चाहिए कि ये मूवमेंट कर रहा है, तो हाँ साहब मैं इस मूवमेंट का बेनिफिट कैसे उठाऊं। कई बार कई लोग बोलते हैं सर हमको तो चेस्ट में भारीपन लग रहा, हमारा तो चेस्ट फुल ही नहीं रहा, पहले ऐसा लगता था फुल रहा, इसका मतलब क्या हुआ, देयर में बी समथिंग रॉन्ग ऑन मसल्स मूवमेंट, ठीक है। आपको पता ही नहीं है, आप केवल चेस्ट टाइल लगा रहे हो, नेबुलाइज लगा रहे हो, पेशेंट ठीक हो रहा है। थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट मेरे पास फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो पेशेंट आते हैं, एक तो डे नाइट उनको नींद गड़बड़ होती है,
15 दिन डे में, 15 दिन नाइट में, ठीक है। दूसरा क्या होता है, उन लोगों का जो फैक्ट्री में काम करते हैं वहां सैनिटेशन नहीं होता, वहां का एटमॉस्फेयर बहुत गंदा होता है। इस कारण से रेस्पिरेटरी ट्रैक की एलर्जीज, डाइजेस्टिव ट्रैक की एलर्जीज कॉमन रूप से देखने को मिलती है। आप केवल इस नेबुलाइजर को समझेंगे ना, ये उनके लेवल पर प्रूव किया गया प्रोटोकॉल है, बहुत इजी, रेस्पिरेटरी एज वेल एज डाइजेस्टिव ट्रैक भी क्लियर हो रहा है, ठीक है, याद रखना। इसलिए जब हम इनको एक एक करके समझते हैं ना दोस्तों, बोर करने का मकसद नहीं है, आपको समझाने का मकसद है कि प्रोटोकॉल्स इलेक्ट्रोमेपैथ में बहुत इजी है बनाना, लेकिन उसको यूटिलाइज करना कहाँ, कब, कैसे करना है वो बहुत मुश्किल है। डोजोलॉजी सेट करना वो बहुत मुश्किल है। याद रखना, थोरेसिक लीड मैन्यूब्रम स्टर्नी और रिब्स के फर्स्ट पेयर के द्वारा फॉर्म होता है। ये जो मैन्यूब्रम स्टर्नी है, तो ये स्टर्नम है आपका, ठीक है, ये स्टर्नम है जो राइट और लेफ्ट लेवल को जोड़ के रखा हुआ है। यहाँ पर जो रिब की फर्स्ट पेयर होती है, जो पर्टिकुलर रिब्स का ये थोरेसिक केस का फर्स्ट पार्ट होता है दोस्तों, उसके द्वारा फॉर्म होता है। इसे हम थोरेसिक ओपरकुलम कहते हैं, ठीक है, इसको हम थोरेसिक अपरकुलम कहते हैं। थोरेसिक लीड की मूवमेंट थोरेसिक केस के एंटीरो पोस्टीरियर यानी आगे से पीछे की तरफ, ठीक है, डायमीटर को इंक्रीज कर देता है। यानी आगे से पीछे की तरफ जो है पूरा लंग्स जब फैलेगा, सांस लेंगे, तो इसको ये बढ़ा रहा है। और यही कारण है दोस्तों, जो स्केलेनी मसल्स होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण। याद रखना दोस्तों, थोरेसिक लेवल, जब थोरेसिक लीड का मूवमेंट कर रहे हो, थोरेसिक केज के एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो जो स्केलेनी मसल्स होती है यहाँ पर, उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये फर्स्ट रिब्स को अपवर्ड मूव, यानी आप जब सांस लोगे ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है, मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ये कारण है दोस्तों, अपर थोरेसिक केस का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज स्केलेनी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होकर अपर रिब्स ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। याद रखना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप एक्सरे चेस्ट देखते हो तब आपको यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगा। मान लो यहाँ पर ओपेसिटी आ गई है ना, मान लो यहाँ से आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, भाई कफ जमा हुआ है ना। लेकिन अगर मान लो इतना पोर्शन पूरा ही नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, इतना पूरा पोर्शन व्हाइट व्हाइट हो गया, तो आपको याद रखना है सीपी एंगल है, मैं आपको सिखाऊंगा एक्सरे के लेवल पर। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये ब्लॉक हो गया इतना, तो अब ये किसी चीज में भी हो सकता है, न्यूमोनिया में भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस में भी हो सकता है, कई कारण होते हैं, बहुत ज्यादा कफ है, यानी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट है, ठीक है। तो याद रखना, तब आपको ये एंटीरियर पोस्टीरियर ये जो एंगल बता रहा हूं ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझ में आएगा कि यार इनका इंपॉर्टेंस क्यों था, ठीक है। अपर कॉस्टल सीरीज, जो ऊपर का अपर कॉस्टल सीरीज है दोस्तों, अपर कॉस्टल सीरीज रिब्स की सेकंड से लगाकर सिक्स्थ पेयर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, ठीक है। ये जो आपकी पर्टिकुलर रिब्स होती है उनके द्वारा डेवलप होती है। तो अपर कॉस्टल सीरीज का मूवमेंट थोरेसिक केस के एंटीरो पोस्टीरियर और ट्रांसफर डायमीटर को इंक्रीज करता है। ये न केवल एंटीरो पोस्टीरियर आगे से पीछे की तरफ, लेकिन जो ट्रांसवर्स मैकेनिज्म होता है उस ट्रांसवर्स मैकेनिज्म को, ट्रांसफर डायमीटर को भी इंक्रीज करता है। आप देखो हाथ लगा, आप देखते हो तो सांस इधर भी फैल रहा है और आगे से पीछे की तरफ भी फैल रहा है, यानी आपका पूरा थोरेसिक केज वहां पर फूल रहा है, एंटीरो पोस्टीरियरली एंड ट्रांसफरली, ठीक है। तो अपर कॉस्टल सीरीज का मूवमेंट जेट टाइप का होता है दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है, यानी पंप हैंडल मूवमेंट एंड बॉकेट हैंडल मूवमेंट, ठीक है। याद रखना दोस्तों, पंप हैंडल मूवमेंट, ठीक है, और बॉकेट हैंडल मूवमेंट, ठीक है, दोनों तरह से आपको देखने को मिलेगा। यानी इसको एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश की गई है कि पंप हैंडल मूवमेंट क्या होता है। पंप हैंडल मूवमेंट, याद रखिएगा दोस्तों, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण इस रिब्स का एलिवेशन होता है, ये रिब्स उभार करके आती है, और स्टर्नम जो होता है अपवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ तो जाएगा लेकिन आगे की तरफ सरकता है, और यही कारण है इस मूवमेंट को पंप हैंडल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। और यही कारण है थोरेसिक केज के एंटीरियर पोस्टीरियर आगे से पीछे तरफ के डायमीटर को इंक्रीज करता है। यानी आप जब किसी चीज को, मान लो एक अलमारी है, आप उसको खोलते हो पकड़ के, तो पहला तो वो चौड़ा हुआ, दूसरा वो एंटीरियर पोस्टीरियर हुआ, यानी आगे से पीछे की तरफ आपको पूरा ओपन दिखाई देता है, ये पंप हैंडल मूवमेंट कहलाता है। दूसरा बकेट हैंडल मूवमेंट, आप कोई बकेट को पकड़ रहे हो, साइमल्टेनियसली इसी के साथ साथ इस रिब का सेंट्रल पोर्शन, जो रिब्स की आर्च होती है, अपवर्ड ऊपर की तरफ और आउटवर्ड बाहर की तरफ मूव होकर मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाती है,
ठीक है, आप देखो बिल्कुल मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगी दोस्तों, और इस मूवमेंट को बकेट हैंडल मूवमेंट कहते हैं, और ये थोरेसिक केज का ट्रांसवर्स डायमीटर को इंक्रीज कर देता है। जो थोरेसिक केज है इसका जो फैलाव होता है ट्रांसवर्सली वहां पर बढ़ा कर देता है। ये मैकेनिज्म इसलिए जानना जरूरी है, यदि आपको लग रहा है कि मसल्स केज कार्टिलेज इंटरकॉस्टल, मान लो प्लूरिसी हो गया, ठीक है, मान लो ब्रोंकाइटिस हो गया, मान लो एम्फाइसीमा हो गया, आप मसल मूवमेंट करा के बता दो, है ना। कराने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी तो कराओगे ना, मसल्स का ये जो कोऑर्डिनेशन होता है वो मिलेगा तो कोऑर्डिनेशन ही डिस्टर्ब हो गया। जब तक आप चेस्ट स्टाइल का उपयोग करके, नेबुलाइज का उपयोग करके मसल्स की गंदगी को साफ नहीं करोगे, वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नजर नहीं आएगा। लेकिन आपने जैसे ही पंप हैंडल मूवमेंट या बकेट हैंडल मूवमेंट को बैलेंस कर दिया, यू कैन क्योर ऑलमोस्ट ऑल केसेस। इसलिए चेस्ट स्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लेवल पर। मैं आपको हमेशा हमेशा एक ही बात कहूंगा दोस्तों, 3 तरह का चेस्ट स्टाइल बनाया जाता है। उन 3 तरह का चेस्ट स्टाइल मैं कल आपको फॉलो करूंगा। उन 3 तरह के चेस्ट स्टाइल को उपयोग कीजिएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स प्रॉपर, ये 3 चीज होती है, ठीक है। और एक जो यूज किया जाता है हार्ट मसाजाइज, ठीक है। आप इन्हीं चेस्ट स्टाइल में अगर A3 को उपयोग करेंगे तो आपका उपयोग चेस्ट स्टाइल के रूप में हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, हार्ट हार्ट है, लंग्स लंग्स है, दोनों के मूवमेंट अलग अलग है, ठीक है। आज का लास्ट टाइम देखते हैं हम लोअर कॉस्टल सीरीज। दोस्तों लोअर कॉस्टल सीरीज में 7th से लगाकर 10th पैर की रिप्स होती है, ठीक है। 7th से लगाकर 10th पैर तक की रिप्स वहां पर इन्वॉल्व होती है। और याद रखिएगा दोस्तों, लोअर कॉस्टल सीरीज का मूवमेंट थोरेसिक केस के ट्रांसवर्स डायमीटर को, चौड़ाई बनाने को, डायमीटर को इंक्रीज करने का काम करता है, जो कि बकेट हैंडल मूवमेंट के जैसे ही होता है, इसलिए बकेट हैंडल मूवमेंट के कारण होता है, ठीक है। अब बकेट हैंडल मूवमेंट क्या होता है, रिब्स की लोअर कॉस्टल सीरीज बकेट हैंडल मूवमेंट को शो करती है, जो आउटवर्ड बाहर की तरफ, अपवर्ड ऊपर की तरफ स्विमिंग के द्वारा मूवमेंट होता है, जैसे स्विमिंग करते हो ना आप, ठीक है, उस प्रकार से ये मोमेंट थोरेसिक केज का ट्रांसवर्स डायमीटर को इंक्रीज करता है, और इसीलिए रिब्स के 11th और 12th जो पैर्स होते हैं, 11-12 पैर, ये फ्लोटिंग रिब्स होती है, ठीक है। इनमें किसी प्रकार का नीचे ज्वाइनिंग नहीं होता, ये ओपन होती है, एक दूसरे कनेक्ट नहीं होती, इसीलिए रिब थोरेसिक केज के साइज में चेंजिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि ये ओपन होती है, ये कनेक्ट नहीं होती। और इसीलिए आपको याद रखना है, ये थोरेसिक केज के साइज में चेंजिंग में 11 और 12 नंबर की जो रिब्स होती है इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। आज हम यही रखते हैं। आप लोगों को मैंने खास तौर से रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस का इंट्रोडक्शन दे दिया है। कल आपको डायफ्राम का बताकर दोस्तों वहां पर सारे लंग्स की पूरी प्रोसेस बताऊंगा, और वो बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो मैंने स्पेशली बैंगलोर सेमिनार में हमारे सारे धुरंधरों को बताया था, कि कुछ सर्फेक्टेंट होते हैं जो एसिड को बैलेंस करते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कोलोसिस, उसको किस लेवल में मेंटेन किया जाता है, ये मैं वहां पर आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। जी मीता मैडम, मीता मैडम, मीता बजाज मैडम। नमस्ते सर। बहुत अच्छा क्लास, रेस्पिरेटरी का बहुत ही अच्छा नॉलेज दे रहे हैं सर आप। थैंक यू सर। सर सर एस्ट्रल C1 WE मैंने करीबन मेरी अधिकतर लेडी पेशेंट्स को दे ही देती हूँ 2 टाइम स्मेल करने के लिए। सर उसका काफी अच्छा, नींद पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। पेशेंट कंफर्टेबली एस्ट्रल C1 WE का हाँ वो तो D4 बहुत से स्मेल बिल्कुल, वो तो बहुत। जबरदस्त इम्पैक्ट है। सर मैंने करीबन 20 पेशेंट को दिया है, अभी तक के 18 पेशेंट्स बहुत सेटिस्फाइड है वो उससे, 1 महीने के अंदर। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। और जी। सर एक मेरा प्रॉब्लम काफी सीवियर है सर, रिक्वेस्ट है आपसे। मुझे ना काफी पुराना एक्सीडेंटल डेविडेड नेसल सेप्टम है, और बार बार एलर्जी रहती है, रेस्पिरेटरी एलर्जी हेरिडिटी है, पापा लोग को भी थी, मुझे भी कैरी फॉरवर्ड हुई है सर वो। तो ठीक अस्थमा तो कंट्रोल में है, लेकिन नोज ब्लॉकेज 3-4 साल से बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, एकदम नोज ब्लॉक हो जा रही है पूरी की पूरी सर। ये मैकेनिज्म आज बता दिया मैंने आपको, ठीक है। आप इसको फॉलो करो, आप S10 P3 C13 A1 वर्वन F1 Y, आप सीधा इसको 30 डाइल्यूशन में बनाओ, ठीक है।
जी सर। सीधा आप इसको स्टडी डाइल्यूशन में बनाओ, ये नेबुलाइज करो आप S10 F2A1C1W D4 में स्मेल करो, और ये नेजल ड्रॉप जो बताया इसको बना के डालो, और नेजल जटम, ये राइनाइटिस का जो 200 का प्रोटोकॉल है, ये राइनाइटिस का 200 प्रोटोकॉल में जी की 2 ड्रॉप अलग से डालना, ठीक है। आप शुरू करो, ठीक है। मैं आपको गारंटी लेता हूँ 3 से 6 महीने में ठीक हो जाओगे आप। सर साइनोसाइटिस का भी बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, पूरा पूरा ये टोटली शुरू आगे। कर दो, ये शुरू कर दो, ठीक हो जाओगे आप। एक साइनोसाइटिस भी चीज ठीक और हो जाएगा। सर, कल से 3 दिन से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, तो मैंने सिंथेसिस सेकंड डाइल्यूशन आर ही स्मेल किया, तो आज थर्ड डे इतना सारा मेरी नोज से ना सर, तो मैंने 15 मिनट तक इन्हें पूरा ऐसे न तो ब्रीथ कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी मैं। तो आज है ना ऐसे क्रिस्टल जैसे छोटे छोटे ऐसा है ना, म्यूकस निकला, वाइटिस वाइटिस म्यूकॉइड ऐसा पूरा मेरे नोज से। फिर आरी उसके के बाद अगेन आरी के स्टिमुलेशन से पूरा ग्लैंडुलर डिस्चार्ज निकल जाएगा, पूरा बह जाएगा, बहने दो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो वो कंटिन्यू करूँ ना? अभी कंटिन्यू करिए, जितना बह जाए बहा लीजिए, और फिर ये प्रोटोकॉल शुरू करिए, तुरंत रिजल्ट आएगा, लेकिन जी जरूर यूज करना आप, ठीक है। जी सर, थैंक यू। ठीक है थैंक जी। जतिंदर सर, डॉक्टर जतिंदर सर, जतिंदर सर। नमस्ते सर। नमस्ते जतिंदर सर नमस्ते जी। सर थैंक यू सर, बहुत ज्यादा अच्छी क्लास। और बैंगलोर में तो इतनी ज्यादा एलर्जी प्रॉब्लम है राइनाइटिस की, कुछ बता नहीं सकता सर। बहुत पेशेंट आते हैं। आपने तो सर बहुत बार ये प्रोटोकॉल बताया है। इसमें एक्चुअली नेजल ड्रॉप सर इतना बढ़िया काम करता है, कितना जितना जितना ज्यादा अच्छा है सर आपने जो बताया। उसके बाद प्रॉब्लम यही आ रही है सर, ये प्रोटोकॉल नहीं दोबारा वापस सब ठीक हो जाते हैं। जो 3-5 साल से धक्के कर रहे हैं सर, वो एकदम ठीक हो जाते हैं। वेरी गुड सर सर। यदि स्नीजिंग ज्यादा होती है तो मैं तो वो भी देता हूँ जनरल टॉनिक D6 में, उसमें आधे ड्रॉप डालने से सर इवन स्नीजिंग एकदम खत्म हो जाती है। ये भी आप ही ने एक बार क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो जरूरी है। S1A3 आरी स्नीजिंग खत्म करता है सर, इसलिए जनरल टॉनिक B6 में आरी डाल दो, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, आप मतलब आप हृदय से सर आपको थैंक यू सर। इतने पेशेंट आते हैं सब ठीक हो जाते हैं। वेरी गुड सर। इसीलिए तो देखो, आप लोग जब साइंटिफिकली काम करोगे, साइंटिफिकली रिजल्ट मिलेगा, तो आप देखो आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट ढेर लग जाएंगे। आप करते जाओ, दबा के प्रैक्टिस। बिल्कुल सर जी। क्यों सर। ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं।